आज एक 2-3 बड़ी खबरें हैं मुझे लगा, लेकिन उसमें जो लॉन्ग टर्म देश के लिए पॉलिटिकल दिशा तय करेगी वो आज राहुल गांधी ईडी के सामने, जो उनको समन किया गया था, ईडी के सामने उपस्थित हुए अपना पक्ष रखने के लिए। लंबी पूछताछ चली, एक जनरल पिक्चर ये प्रेजेंट करने की कोशिश की जा गई कि राहुल गांधी ने कितनी बेईमानी की है, कितना किया है, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन मुझे बहुत सी समानताएं दिख रही हैं। एक समानता मुझे दिख रही है कि अगर जब आपको याद हो इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद इंदिरा गांधी ने 77 में इलेक्शन कराया, जनता पार्टी सरकार आई, तो वहाँ पे एक बहुत टफ मिनिस्टर माने जाते थे चरण सिंह, और ऐसा कहा जाता है कि चरण सिंह ने ये ठाना था कि इंदिरा गांधी को जेल भेजना ज़रूरी है। हालांकि उस कैबिनेट में, जैसे उस कैबिनेट में नहीं, उस पूरे जनता पार्टी सरकार में जेपी, चंद्रशेखर और कुछ लोगों का कहना है कि जगजीवन राम और मोरारजी देसाई इस बहुत पक्ष में नहीं थे कि उनको जेल भेजा जाए, लेकिन समहाउ चरण सिंह ने इसको मैटर ऑफ वो बनाया था कि नहीं, इनको जेल जाना है। अब हमारे सामने आजकल हमारे नए होम मिनिस्टर हैं, जो एक तरफ उन लोगों को पेट्रोनाइज करते हैं जो देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश बोला जाता है आजकल, भाई मैं भी डैश डैश, जो उनको पेट्रोनाइज करते हैं कि लखीमपुर में जिस व्यक्ति का लड़का जो 4 किसानों को खुलेआम जीप से रौंदता है, उसके ऊपर आरोप है ये, वो उसको मंत्री बना के रखते हैं और उसको पूरा पेट्रोनाइज करते हैं। उस तरह के एक इमेज वो भी देना चाहते हैं कि मैं बहुत टफ हूँ और मतलब इनको जेल भेज के रहूँगा, इस टाइप की इमेज। तो मुझे मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी अगर 77 में पॉलिटिकल मिस्टेक, मैं बाकी तो जो मिस्टेक हैं ही, जनता पार्टी एक नहीं रह पाई, वो अलग अलग उनकी समस्याएं थी, विचारधारा की समस्या थी, ड्यूल मेंबरशिप की समस्या थी, इत्यादि इत्यादि, लेकिन जो एक पॉलिटिकल ब्लंडर किया था जनता पार्टी में और जहां से तय हुआ कि इंदिरा गांधी वापस आ रही हैं, वो इंदिरा गांधी को अरेस्ट करना था। वो अलग बात है कि वो उसका ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, कहाँ नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को समन करना, सोनिया गांधी को समन करना और इंदिरा गांधी के अरेस्ट में कुछ समानताएं हैं, और ये अगर इसको हार्डकोर प्लस माइनस में देखें तो ये राहुल गांधी सोनिया गांधी के पक्ष में ही जा रहा है, क्योंकि एक जो ये जिद है कि मैं इनको जेल भेज के रहूँगा, दूसरा ये है कि इसके थ्रू कहीं ना कहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी इस पूछताछ से या जेल जाने के भय से कोई अपना जो स्टैंड है, और क्योंकि वही एक अब अकेले नेता रह गए हैं और उनकी पार्टी अकेली पार्टी रह गई है जो कम से कम भाजपा के उसमें नहीं आएगी फेवर में, नहीं तो बाकी सब लोग आगे पीछे कहीं ना कहीं सॉफ्ट हुए हैं, कोई वो हुआ है, लेकिन वो और मैं टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आरजेडी के लालू यादव और आरजेडी, ये 2 पार्टीज ऐसी हैं जिनके ऊपर कभी भी ये नहीं लग सकता है आरोप कि इन्होंने किसी भी समय ये बीजेपी के प्रति सॉफ्ट रही हैं। 2 पार्टी और एनसीपी और समाजवादी पार्टी और भी है, ये हालांकि विरोध करती रही हैं, लेकिन कभी ना कभी ये सॉफ्ट भी रही हैं, ऐसी बात है। अब इससे क्या हो रहा है कि राहुल गांधी को जब इस तरह से कहा जा रहा है, तो राहुल गांधी या कांग्रेस के बहुत से समर्थक को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि बाकी को तो देख लो, जब हम राहुल गांधी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। बहुत से कांग्रेस के नेताओं को इस तरह से तंग किया गया है। कर्नाटक में डी शिव कुमार हैं, उनके बड़े नेता हैं, उनका याद है उनको और उनके घर वालों को, चिदम्बरम जी को 100 दिन से ज़्यादा जेल में रखा गया, इत्यादि इत्यादि। उत्तर प्रदेश में लल्लू जी जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको आपको याद है ना, महीनों जेल में रखा गया था बिना किसी बड़े कारण के। अब इधर क्या है कि कांग्रेस जो है वो इसको एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब तो देश इवेंट से चल रहा है। 2014 के बाद सरकार इवेंट से चल रही है, पार्टी इवेंट से चल रही है, चुनाव में इवेंट होता है, उसी तरह से देश जो इवेंट से चल रहा है, तो कांग्रेस भी इसको एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश कर रही है। और उस कोशिश में जितने प्रदेश कार्यालय हैं उसमें ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको कहते हैं दे वांट टू मेक इट अ बिग इवेंट। दिल्ली में जब राहुल गांधी चले तो उनका ओरिजिनल प्लान ये था कि वो पैदल जाएंगे, मतलब इवेंट का ही ये पार्ट था, उसमें और कुछ नहीं था, इवेंट का पार्ट था। और उनके साथ जब वो गए, मतलब वो कुछ दूर चले, फिर उसके बाद पुलिस ने रोका, फिर पुलिस ने उनके साथ में जो लोग चल रहे थे उनको गिरफ्तार किया, और उसमें प्रमुख रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अधीर रंजन, हरीश रावत,
सुरजेवाल, ये सब जो उनके प्रमुख वो थे वो सब गिरफ्तार होकर तुगलक रोड स्टेशन पे ले जाए गए। उनको वहीं रखा गया। प्रियंका गांधी भी उनसे उसके बाद मिलने आई। मतलब ये जो लोग गिरफ्तार हुए थे, और वो एक मतलब इसको कहना। अच्छा, प्रियंका गांधी का एक और चीज़ समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी में मीडिया को अगर सबसे ज़्यादा कोई मीडिया को अट्रैक्ट करता है तो वो प्रियंका गांधी है। तो प्रियंका गांधी के वहाँ आ जाने से जो स्पेस था, मीडिया स्पेस, वो ज़्यादा मिला कांग्रेस को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी से ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी 3 बार पूछताछ होगी। अभी ये फर्स्ट राउंड है, फिर एक राउंड और होगा, फिर एक राउंड और होगा। इस राउंड में जो अभी तक पूछताछ जैसी खबरें आई हैं, जो मुख्य रूप से पूछा जा रहा है, वो जो यंग इंडिया कंपनी है ना, आपको याद आ गया, यंग इंडिया कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड पेपर को, जिसका कि एसोसिएट जर्नल्स जो निकालता है, उसको ओन करती है। इन्होंने कुछ, वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैंने एक एपिसोड में किया है कि कैसे यंग इंडिया ने लोन दिया था, कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था, फिर उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया गया, यंग इंडिया कंपनी फॉर्म हुई, इत्यादि इत्यादि। अब उसी को लेके इनको ग्रिल किया जा रहा है। अब उनसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि यंग इंडिया कंपनी बनाने में आपकी क्या भूमिका थी, कितनी जगह कितनी मीटिंग हुई, कितनी मीटिंग में आप उपस्थित थे, इत्यादि इत्यादि। फिर उनसे ये भी कहा जा रहा है कि उनके बैंक अकाउंट, अब उनसे कहा जा रहा है कि आपके कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट हैं, विदेश में कौन सा बैंक अकाउंट है। सही बात यह है कि हो सकता है, मैं बिना जाने बोल रहा हूँ, आप सब लोग जो भी इसको देख रहे हैं और जो 50 वर्ष से ऊपर की आयु वाले हैं, आपको याद है कि आपके बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ हैं? क्योंकि एक ज़माने में क्या होता था, बैंक अकाउंट को बंद करने का कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं था। बहुत से अकाउंट खोल दिए जाते थे, फिर उसमें कुछ पैसा रहता नहीं था। फिर आप जब कभी कभी जाते थे तो वो बैंक ही मैनेजर कहता था कि इसमें अगर पैसा डालिएगा तो इतना पैसा कट जाएगा, तो आप ना डालते थे, वो ऐसे ही पड़ा रहता था। तो अगर आज बहुत ईमानदारी से हिंदुस्तान के सारे मध्यम वर्गीय लोगों का देखा जाए तो वो डिक्लेयर्ड जो हर एक को जो इनकम टैक्स वो कर रहा है उसको बैंक अकाउंट देना पड़ता है। उसके अलावा भी अकाउंट मिल जाएंगे। हो सकता है अकाउंट 20 साल से ऑपरेट ना हुए हैं, 10 साल से ऑपरेट ना हुए हैं, उसमें जीरो बैलेंस हो, लेकिन अगर टेक्निकली कहा जाए तो अकाउंट मिल जाएंगे। तो इनसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट है, विदेश में बैंक अकाउंट है कि नहीं। अब अगर कोई आदमी विदेश में रह के पढ़ा है तो उसका विदेश में 100% बैंक अकाउंट होगा। फिर इनसे प्रॉपर्टी डिटेल्स पूछे जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या प्रॉपर्टी है, विदेश में क्या प्रॉपर्टी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े फ्रिवलस क्वेश्चन हैं, इसलिए फ्रिवलस बोल रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान में जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है उसको एक डिक्लेरेशन देना होता है, उसको एक हलफनामा देना होता है, एफिडेविट अंडर ओथ, कि मेरी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिए, अगर उससे कुछ मिसमैच हो रहा हो तो इनके ऊपर मुकदमा चलाइए, क्योंकि केवल मुकदमा चलाने से जो बाकी तो जो होगा ही, इनकी मेंबरशिप भी चली जाएगी। अब इधर से कांग्रेस, अरे बीजेपी ने क्या किया है, उन्होंने अपने 2 जो प्रमुख उनके नेता हैं, जो जिसको कहेंगे कि अभद्र भाषा, कुछ का कुछ, जिसको कहते हैं आन कतान डेरोगेटरी रिमार्क देने में जिनको बिल्कुल महारत हासिल है, सबसे आगे तो उसमें लीड कर रहे हैं संबित पात्रा जी, और दूसरी स्मृति ईरानी जी को आज ठीक से उतारा गया है कि भाई आप लोग इस पर बात करिए। संबित पात्रा जी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आज भ्रष्टाचार भी सत्याग्रह कर रहा है, भ्रष्टाचार भी सत्याग्रह कर रहा है। फिर वो दूसरा एक टर्म यूज़ करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए, ये लोग जमानत पे बाहर हैं, जमानत पे बाहर हैं। अब मुझे नहीं समझ आता, आपकी पार्टी के जो दूसरे सबसे बड़े नेता आपकी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, वो तो एक समय तड़ी पार हुए थे। वो मतलब अगर कोई भी पॉलिटिकल आदमी वो कुछ भी करता है वो तो तड़ी पार रहे थे। अच्छा, एक चीज़ ये भी, जमानत पे किस केस में है, क्या किसी की हत्या किए हैं, क्या किसी, मतलब मेरा एक ये भी कहना है कि किसी भी पॉलिटिकल आदमी के अगेंस्ट कोई केस हो सकता है, वो उसकी जमानत लेगा ही लेगा, लेकिन उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, क्योंकि आज अगर संसद सदस्यों को देख लिया तो आधे से ज़्यादा लोग जमानत पे हैं। और थोड़ा ये भी देख लीजिए कि किस तरह का है, खैर ये उनका प्रोरोगेटिव है जिस तरह से उसको करें, लेकिन एक मर्यादा अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्मृति ईरानी जी भी उतर गई हैं इस तरह की बातें करने में कि कितने हज़ार करोड़ का एक अपनी फिगर, जो आपको याद है कोल स्कैम और 2G स्कैम, एक फिगर बना ली गई थी 2 लाख करोड़ का, वो घोटाला हुआ, नुकसान हुआ, जबकि बाद में पता लगा 0। अब थोड़ा ये हम लोग कर लें कि इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट्स क्या हो सकते हैं, इसके राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस तो इसको एक बड़ा भारी पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाहती है। क्या बना पाएगी? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि न उनके मिजाज में है, न उनके पास वो स्किल है, न उनका वो है कि उसको बड़ा इवेंट बना पाए, तो मुझे नहीं लगता है। दूसरा, एक मैं आपको याद दिला दूं,
तो आपको याद है ना, प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी जब जिस समय इलेक्शन लड़ रहे थे तो मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि भाई एक इस तरह की नीचता की बातें कही हैं उनको, वो नीचता की बातों को ले उड़े। अब वो पूरी जगह क्या प्रचारित किया गया कि मणिशंकर अय्यर ने मोदी जी को नीच कहा, वो नीच जात के इसलिए नीच कहा क्या था कि आप, ये बहुत कॉमन फ्रेज है कि भाई नीचता मत करो इतनी, अब उन्होंने उसको ले उड़े। तो इस तरह की स्किल ना कांग्रेस के पास है ना राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेलने में, जैसे वो विक्टिम कार्ड, मोदी जी की आदत है वो बार बार विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं। चाय वाले लड़का उन्होंने चाय की दुकान, चाय बेचनी शुरू कर दी, जगह जगह चाय पे चर्चा। तो विक्टिम कार्ड को खेलने में जो महारत मोदी जी को हासिल है वो राहुल गांधी को दूर दूर तक नहीं हासिल है। तो वो कोई मैच नहीं है उसमें। एक चीज़ ऐसी भी मानी जा रही है कि राहुल गांधी का, क्योंकि अभी 2 बार और बुलाने की बात है, अभी जून का मिड ऑफ जून है, इनके यहाँ तारीखें लंबी लंबी पड़ती हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर से जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस शुरू कर रही है, जिसको राहुल गांधी लीड करेंगे, उसको लेके थोड़ा बीजेपी चिंतित है। उसको ऐसा लगता है कि इसको किसी तरह से सफल ना होने दिया जाए। मैं एक चीज़ और कहूँगा, क्योंकि एक बड़ी बात आ रही थी और उस बात को मेरे हिसाब से ढकने के लिए या इररिलेवेंट बनाने के लिए या कम, जैसे मुझे ठीक से याद है, मेरे कुछ साथी लोगों को याद होगा, कभी जयपाल रेड्डी जी से किसी ने कहा कि भाई कोई समस्या थी तो वहाँ किसको कैसे सुलझाएंगे। उन्होंने कहा इससे बड़ी समस्या एक देश के सामने खड़ी कर दो, वो अपने आप समस्या सुलझ जाती है। उसी तरह से एक बड़ा मतलब विवाद कह लीजिए या डिबेट होनी चाहिए, देश में होनी चाहिए थी, जो अभी श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका की जो पार्लियामेंट की कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसको कोप बोलते हैं, COPE के सामने श्रीलंकन सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन फर्डिंडो साहब, ये फर्नांडो नहीं है, फर्डिंडो हैं, फर्डिंडो साहब जो थे, उन्होंने कहा कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजपक्ष ने उनसे कहा था, फर्डिंडो साहब से कहा था कि वो अंडर प्रेशर हैं फ्रॉम मोदी जी के द्वारा, वो उनके ऊपर प्रेशर है टू गिव कॉन्ट्रैक्ट टू अडानी जी को एक बिजली का एक वो कॉन्ट्रैक्ट देना है। ये सारी वायर ने छापा है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, सबने इसको छापा है। हालांकि 6 घंटे बाद उन्होंने उसको वो कर लिया कि मैं तो कुछ और सोच रहा था और मैं कुछ और था इसलिए मैंने, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जो सब जगह है, सब पेपरों ने लिखा है इसको, और वो कर लिया। अब उस बात के पे अगर चर्चा शुरू हो जाती तो मोदी जी के लिए अच्छा नहीं था। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि ईडी ने इस तरह से करके इसको एक थोड़े दिन तक इस बात को चलाए रखना जाएगा, जिससे लोग उस बात को भूल जाएं। क्योंकि जो सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की यूनियन है वो ये भी प्रोटेस्ट कर रही है कि देश की सबसे अच्छी विंड एनर्जी बेल्ट जो है, जहाँ पे जो एरिया विंड एनर्जी बेल्ट, वो अडानी को सौंपी जा रही है। वो ये सरकार से कह रही है कि वो इसको बंद करें कि विंड और सोलर रिसोर्स जो अंबानी को विदाउट कॉम्पिटिटिव बिडिंग दिए जा रहे हैं वो इसको बंद करें। तो अडानी जी वहाँ भी पहुँच गए हैं और वहाँ भी कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेके दुगने रेट पे बिजली बेच रहे हैं। जो आप यहाँ एयरपोर्ट के हाल नहीं देख रहे हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाइए, वो प्री अडानी डेज और पोस्ट अडानी डेज, जरा पार्किंग का एक ही सिर्फ मैं बोल रहा हूँ क्राइटेरिया, पार्किंग का जरा शुल्क देख लीजिए, पार्किंग चार्जेस कितने हैं, कितने हद तक कितने डबल हुए हैं, ट्रिपल हुए हैं, ये आप खुद ही देख लीजिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी के ऊपर बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन या तो कांग्रेस के पास उस तरह का, या विपक्ष के पास इन जनरल बोलूँगा, उस तरह की मशीनरी ही नहीं है कि वो, आपको याद है ना फॉर्मल जो फ्रांस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे फ्रांकोइस होलैंडो, उन्होंने कहा था कि उन्होंने राफेल डील के समय कहा था फ्रांस सरकार की कोई सही नहीं थी, भारत सरकार के कहने पे अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। याद है ना वो स्टेटमेंट, और वहाँ का प्रेसिडेंट कह रहा था। लेकिन कुछ हुआ, कहीं चर्चा हुई, कहीं किसी से पूछताछ हुई? कोई पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से कौन पूछताछ करेगा। मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहूँगा कि जो राहुल गांधी हैं वो प्रश्न पहले पूछते हैं, उनको आई विल नॉट से वो कोई भविष्य वक्ता है, लेकिन वो देश के जो भी हालात हो रही है उसकी वजह से जो भविष्य में क्या घटनाएं होने वाली हैं उसको वो बाकी नेताओं से बेहतर रीड करते हैं। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो कोरोना के समय आपको याद है ना उन्होंने कहा था कि सुनामी आने वाली है, चाहे वो रफाल वाली डील हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, हर जगह वो ठीक से पढ़ते हैं। तो उस मेरे ख्याल में जो ले दे के आज बीजेपी को लगता है कि उनको अगर कोई चुनौती इन सब चीज़ों पे दे रहा है तो राहुल गांधी दे रहे हैं। उनकी आवाज़ को थोड़ा कम करना है, उनकी आवाज़ को दबाने की बात नहीं, उनकी आवाज़ को थोड़ा ये करना है कि थोड़ा दिक्कत रहे,
बाकी लोगों को भी ये एक इनडायरेक्टली संकेत देना है कि अगर भाई कुछ भी बोलोगे, कहीं भी करोगे तो ईडी से बुलवाया जाएगा, अरेस्ट करवाया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि अगर कुछ होता तो इतने साल से चल रहा है, आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए टाइम बाउंड में, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करके आप कहिए कि हम 6 महीने के अंदर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन वो तो नहीं करेगी ना बीजेपी, क्योंकि इस उससे जो मूल मकसद है वो इस आवाज़ को दबाना, डराना और धमकाना है। थैंक यू सो मच।